हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। हम प्री ट्रिपल एसबी के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बिलो। कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। हियर इज द क्वेश्चन मार्क एंड द नंबर्स आर समवट ब्लर। आई विल एक्सप्लेन 5 + 6 और 4। ये बाहर नंबर हमें दिए हैं 5, 6 और 4 और इनर नंबर इज 15। तो हम देखें कि दिस इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो स्मॉल नंबर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेड हुआ होगा। तो 6 + 5 + 4 करें हम तो वो 15 बनता है। इट मीन्स बाहर वाले आउटर नंबर्स को ऐड करके इनर नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 + 6, here is 7, here is 6 and here is 5. So 7 + 6 13, 13 + 5 18. So इन सबको ऐड करके इनर नंबर आ रहा है। सो ये जो हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है इसके आउटर नंबर्स आर 9 + 10 + 8. तो 9 और 8 17, 17 + 10 27. So answer will be 27. Move to the next question. Complete the series. The numbers are 2, 36, 80, 150, 252. So अगर मैं सीरीज को देखूं तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे इंक्रीज हो रही है सीरीज? अगर हम डिफरेंस निकालें सो द डिफरेंस विल कम 12 और 36 में डिफरेंस आएगा 24 का। देन 36 और 80 में द डिफरेंस विल कम 44। मतलब 44 इंक्रीज हो रहा है, 36 में 44 ऐड हो रहा है तो 80 बन रहा है। देन 80 से 150 कैसे बन रहा है? 70 ऐड होगा तो 80 से 150 बनेगा। देन 150 से 252 कैसे आएगा? 102 ऐड होगा तो 252 बनेगा। अभी यहाँ तक मेरे को कोई पैटर्न स्पेसिफिक नज़र में नहीं आया है तो मैं इसका सब डिफरेंस निकालूंगी। सब डिफरेंस है 24 से 44 कैसे जा रहा है? 20 ऐड हो रहा है। देन 26 ऐड हो रहा है। देन 32 ऐड होकर 102 बन रहा है। ठीक है, तो अब इसका अगेन सब डिफरेंस निकालेंगे तो 20 से 26 6 ऐड हो रहा है। 26 से 32 अगेन 6 ऐड हो रहा है। सो दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे मेरे को ऑर्डर मिल गया तो इट मीन्स आगे वाला नंबर कैसे आएगा? 6 ऐड करके। तो 36 में 6 ऐड करोगे दैट विल बी 38। देन 102 में 38 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140। तो 140 252 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 392. So 392 will become your answer. Move to the next question. In a certain code, covalent is written as BWPDUOFM and form is written as PGNS. तो देखते हैं कि हमने निकालना है सिल्वर वर्ड का कोड। तो हम देखते हैं कोवलेंट वर्ड को कैसे कोड किया गया है। कोवलेंट वर्ड इज कोडेड एज BWPDUOF and M और फॉर्म वर्ड को कोड किया गया है PGN और S। सो इसमें अगर मैं देखूं A से पास में B आता है, A में B+ किया हुआ है, B में
+1 किया हुआ है, O में +1 किया हुआ है और C में +1 किया हुआ है, +1 किया हुआ है सब में, और वर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं और उसको +1 करके शफल कर रहे हैं। T से U, N से O, E से F और L से M +1। ठीक है, तो हम सिल्वर वर्ड में भी ऐसे ही करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, इसको इस तरीके से शफल करेंगे, L से M, I से J, S से T, R से S, E से F, V से W। So this will become your answer, that will be option number D। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is the father of C, A फादर है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। A is the father of C but C is not his son, तो C उनके सन नहीं है तो C उनकी डॉटर हो जाएगी। E is the daughter of C, E डॉटर है C की। F is the spouse of A, A के स्पाउस है F, तो A अगर मेल है तो F will be फीमेल। B is the brother of C, C के ब्रदर है B, सिबलिंग है, ब्रदर है तो उनके नेम को स्क्वायर में कर दिया। D is the son of B, जो D है वो सन है B के, D is the son of B, उनसे एक जनरेशन बिलो आएगा, D is the son of B। सो यहाँ पे लिखा हुआ था E is the daughter of C, तो C की डॉटर है तो E के नेम को सर्कल में कर दिया। D is the son of B, G is the spouse of B, G स्पाउस है B के स्पाउस हो गए G, तो G के नेम को सर्कल में कर देंगे बिकॉज B इज ए मेल, तो G विल बी फीमेल। H इज द फादर ऑफ G, H फादर है, H इज द फादर ऑफ G के फादर है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ D, D की ग्रैंड मदर कौन होंगे फिर, तो ये दोनों सिबलिंग है तो इनके ग्रैंड मदर विल बिकम F इनके 2 जनरेशन अबव है, तो 2 जनरेशन अबव F है तो उनकी ग्रैंड मदर होंगी बिकॉज उनका जेंडर फीमेल है, A इज अ मेल। ठीक है, तो उन्होंने मदर पूछा है, सो F विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द सन ऑफ F, F के सन कौन है, तो F के सन ये उनके डॉटर हो गई, तो B विल बी द सन ऑफ F, तो आंसर विल बी B is the son of F, option number A। Move to the next question. In a car exhibition, 7 cars of different companies with Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford and Fargo displayed in a row facing east such that east facing है, तो ये होती है हमारी ईस्ट फेसिंग, तो ईस्ट फेसिंग में जो राइट रहता है वो नीचे रहता है, लेफ्ट ऊपर रहता है, तो हम उसको वर्टिकली अरेंजमेंट अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकली बनाएंगे अरेंजमेंट को, जिसमें हम राइट नीचे रखेंगे, लेफ्ट ऊपर रखेंगे। तो पहला क्या कह रहे हैं, सच दैट कार्डिलैक कार वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, फार्गो कार के इमीडिएट राइट पे, मतलब फार्गो के इमीडिएट राइट पे, अगर फार्गो यहाँ पे है तो उसके इमीडिएट राइट पे कार्डिलैक कार है। फार्गो वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ फेट, तो फार्गो कार जो है फेट के 4th राइट पे है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे फेट कार होगी, फेट कार यहाँ पे होगी, तो उसके 1 2 3 एंड 4th राइट पे फार्गो कार आएगी। तो हमारी कितनी कार्स की प्लेसेस बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्स आर देयर। ठीक है, तो एक कार कहाँ पे रहेगी, एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, ऊपर आएगी या बिल्कुल नीचे आएगी, देखते हैं हम। मारुति वॉज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, मारुति ने एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में आना है, तो यहीं पे प्लेस बनेगी मारुति की, मारुति बीच में आएगी एम्बेसडर और बेडफोर्ड, बट बेडफोर्ड ऊपर आएगी या नीचे आएगी डेट इज नॉट गिवन। हम अभी अगली लाइन को देखते हैं, अगली लाइन क्या कह रही है, फेट विच वाज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर से 3rd लेफ्ट पे है फेट, मतलब एम्बेसडर
कार को मेरे को यहीं पे रखना पड़ेगा, तो इसके तभी थर्ड लेफ्ट पे फेट कार बनेगी। इट मींस बेडफोर्ड यहाँ पे आ जाएगी। तो आगे क्या कह रहे हैं, फेट विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर वाज एट वन ऑफ द एंड। तो फेट ने एंड पे आना है, तो दूसरी जो कार मतलब 7 कार शुड बी देयर, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 7th कार यहाँ पे आएगी, वो इसके ऊपर नहीं आ सकती है। तो 7th कार कौन सी रह गई है, कार्डिलैक इज डन, एम्बेसडर इज डन, फेट इज डन, मारुति इज डन, Mercedes is left, so Mercedes car will come here. Okay, so this is the complete arrangement. The question is, which of the following was the correct position of Mercedes? तो correct position Mercedes की क्या है, immediate right of Cadillac, yes immediate right पे है Cadillac के Mercedes. Next is immediate left of Bedford, क्या Mercedes जो है वो Bedford के left पे है, no, this is the wrong option. Next is between Bedford and Fargo, Mercedes बीच में तो आ ही नहीं रही है, so C option will also incorrect. Next, fourth to the right of Maruti, yes Maruti से 1 2 3 and 4th position पे Mercedes है, so there are 2 options that are coming correct, that is A option and D option. Move to the next question. Which of the following is definitely true? तो कौन सी वाली ऑप्शन वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली ट्रू है, पहली ऑप्शन इनकम्प्लीट है, मारुति इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, पहली ऑप्शन है मारुति इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर एंड इमीडिएट राइट ऑफ बेडफोर्ड। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर लें, मारुति इज द इमीडिएट राइट ऑफ बेडफोर्ड। अगली ऑप्शन देखते हैं, बेडफोर्ड इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फेट है क्या, बेडफोर्ड क्या इमीडिएट लेफ्ट पे आ रही फेट के, नो इमीडिएट राइट पे आ रही फेट के, सो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। बेडफोर्ड इज एट वन ऑफ द एंड, नो बेडफोर्ड इज नॉट एट वन ऑफ द एंड, so third option is also incorrect. Next is fate is second to the right of Maruti, मारुति से क्या सेकंड राइट पे है फेट, नो मारुति से सेकंड लेफ्ट पे है फेट, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो मारुति इज द इमीडिएट राइट ऑफ बेडफोर्ड, so this is the A option is the correct option. मारुति क्या है, इमीडिएट राइट पे है, बेडफोर्ड के इमीडिएट राइट पे है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन इवनिंग शान एंड श्याम वर स्टैंडिंग इन ए ग्राउंड फेसिंग ईच अदर। इवनिंग के टाइम पे शान एंड श्याम एक दूसरे को फेस करके खड़े थे। द शेडो ऑफ श्याम वॉज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, विच डायरेक्शन वॉज शान फेसिंग, जो शेडो है शाम की उसके लेफ्ट पे गिर रही है। तो इवनिंग के टाइम पे अगर हम देखें तो सन हमारा इवनिंग में वेस्ट की तरफ होता है, तो शेडो इस तरफ गिरती है। तो शेडो अगर इस तरफ गिर रही है तो नॉर्थ फेसिंग में ये राइट साइड होती है और साउथ फेसिंग में ये लेफ्ट साइड होती है। तो जो उसकी शेडो है, शेडो ऑफ शाम वाज फेलिंग टू हिज लेफ्ट, तो शाम की शेडो उसके लेफ्ट साइड पे गिर रही है। तो लेफ्ट साइड पे गिर रही है तो शाम की फेसिंग क्या होगी, शाम की फेसिंग होगी साउथ। अगर शाम की फेसिंग साउथ है तो उन्होंने आपसे शान की फेसिंग पूछी है, तो शान उसको ऑपोजिट साइड पे फेस करके खड़ा था, तो शान की फेसिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सीक्वेंस गिवन बिलो हाउ मेनी 8s आर देयर, ईच ऑफ विच इज exactly divisible by its immediate preceding number as well as succeeding number।
कहते कितने 8 हैं गिवन सीरीज में जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स प्रीसीडिंग नंबर। कितने 8 हैं जो इससे पहले वाले नंबर से भी डिविजिबल है और एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर से भी डिविजिबल है। तो देखते हैं, अगर मैं इस 8 की बात करूं तो ये इससे पहले वाले नंबर से डिविजिबल है बट बाद वाले नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये वैलिड पेयर नहीं रहेगा। ये 8 की बात करें तो ये पहले वाले नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर इस 8 की बात करें तो ये 4 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, सो दिस इज योर वैलिड पेयर। अगर इस 8 की बात करें तो ये 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर इस 8 की बात करें तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इस 8 की बात करें तो ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, सो दिस इज ऑल्सो द वैलिड पेयर। नेक्स्ट इज 8 इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला 8 जो है वो इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है, इससे डिविजिबल है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड पेयर। अगर मैं इस 8 की बात करूं तो ये इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 ही पेयर्स हैं ऐसे जो कि अपने प्रीसीडिंग और फॉलोइंग नंबर दोनों से डिविजिबल है, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। Move to the next question. Manoj and Sachin ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What are their respective rank from the bottom? तो total number of students are 31. मैं अगर मनोज का ही रैंक बॉटम से निकाल लूँ तो मनोज का रैंक क्या हो जाएगा 31 - 7 + 1, तो 31 टॉप से उसका रैंक है मनोज का 7th, ठीक है। तो 7th रैंक टॉप से है तो उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स रह जाएंगे, उसके नीचे स्टूडेंट्स हम 31 में से 7 माइनस करेंगे तो 24 स्टूडेंट्स उसके नीचे होंगे, ठीक है। 24 स्टूडेंट्स विल बी टू द बॉटम ऑफ द मनोज। तो 24 स्टूडेंट्स के नीचे है तो उसकी पोजीशन 25th होगी बॉटम में से। तो आप इस तरीके से रो में भी प्रेजेंट करके उसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो आप इसमें 31 - 7 करोगे 24 आएगा और +1 करके तब भी आपका आंसर आ जाएगा 25। सो इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं या आप उसको क्वेश्चन को रो में प्रेजेंट करके कि वो 7th पोजीशन पे है, टोटल स्टूडेंट्स 31 है, तो बॉटम में कितने होंगे, देयर विल बी 24 स्टूडेंट्स बिलो द मनोज, ठीक है। मनोज के नीचे 24 स्टूडेंट्स होंगे तो मनोज खुद नीचे से काउंट करूंगी मैं तो 24 स्टूडेंट्स आर देयर और वो 25th पोजीशन पे होगा फ्रॉम द बॉटम। इस तरीके से भी निकाल सकते हो और सीधा फॉर्मूला पुट करके कि जो भी हमें टोटल गिवन है उसमें से उसके रैंक को माइनस किया और +1 किया तब भी आपका आंसर आ जाएगा 25। अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो 25 वाली एक ही ऑप्शन है तो मेरे को दूसरा सचिन का बॉटम से रैंक निकालने की जरूरत नहीं है, आई विल गो विद द सी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 37, 43, 53, 61, 71, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर इसमें से डिफरेंस निकाल लूं 37 से वो 43 पे जा रहे हैं, सो 7 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, देन 10 नंबर्स फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, 6 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। पहले 6 ऐड करके 43 आया, देन 10 ऐड करके 53 आया, देन 53 से 61 पे गए तो 8 ऐड करके गए, देन 10 ऐड करके। मतलब अगर डिफरेंस से मैं देखूं तो कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न ऑर्डर में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स डिफरेंस पे ये क्वेश्चन नहीं है। तो डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं है तो अगर मैं नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करूं तो दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर उन्होंने कैसे लिए हुए हैं, 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 43, जो कि उन्होंने नहीं लिया, 43 ले लिया। 43 के बाद 53 आता है, तो 43 के बाद इमीडिएट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन सा होता है, डैट इज 47। तो 47 को अगेन उन्होंने स्किप किया और 53 ले लिया। 53 के बाद 61,
लिया है, तो बीच में स्किप कौन सा किया, 59। 59 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 59 को स्किप करके वो 61 ले रहे हैं। नेक्स्ट 61 के बाद 71 लिया, तो कौन से प्राइम नंबर को स्किप किया है, डेट इज 67। 67 को स्किप करके वो 71 ले रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है, एक एक प्राइम नंबर को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट प्राइम नंबर ले रहे हैं। तो 71 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 73। अगर मैं 77 की बात करूं तो वो 11 पे जाता है। अगर मैं 79 की बात करूं तो 9 और 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर रहता है, ठीक है। तो 73 यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। तो 73 के बाद 77 नंबर रहता है, वो 11 पे डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 73 स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 79। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। The next question is, in a certain code language computer is written as, तो कंप्यूटर वर्ड को कोड दिया गया है R F U V Q N P and C. So this is the code of कंप्यूटर। तो उन्होंने क्या किया हुआ, कंप्यूटर वर्ड को पहला वाला लेटर लास्ट में लिखा है, लास्ट वाला लेटर फर्स्ट पे लिखा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेम लिखा है, उसमें कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया। तो E में +1 करके F, T में +1 करके U, U में +1 करके V, P में +1 करके Q, M में +1 करके N और O में +1 करके P आ गया। मतलब पहला और लास्ट लेटर सेम लिख रहे हैं और बाकी सब में +1 करके उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो मेडिसिन वर्ड में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो E को एज इट इज इधर लिख देंगे और M को एज इट इज इधर लिख देंगे। N में +1 करोगे O, I में J, C में D, फिर I में J, D में +1 करेंगे E आ जाएगा और E में +1 करेंगे F आ जाएगा। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Go to the next question. A is the son of B. A son है B के, तो A नीचे वाली जनरेशन पे आएगा B से। C जो है B की सिस्टर है, C is the sister of B, has C जो कि B की सिस्टर है, उनके सन है D, और एंड डॉटर E, और उनकी एक डॉटर है E। इट मीन्स E की सिबलिंग हो गई वो। F इज द मैटरनल अंकल, F जो है वो मैटरनल अंकल है D के, D के मैटरनल अंकल। इट मीन्स C के सिबलिंग होंगे F, तभी D के मैटरनल अंकल बनेंगे। सो हाउ इज A रिलेटेड टू D? A D से कैसे रिलेट कर रहे हैं, दे आर दोनों कजन्स हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में सिबलिंग है और उनके आगे चिल्ड्रन है, तो वो आपस में क्या लगे, कजन्स हो गए। Go to the next question. How many nephews does F have? पिछले ही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि F के कितने नेफ्यूज हैं। तो F के, अगर F की बात करें तो F का कोई आगे चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड किसके हैं, C के और B के। तो F के नेफ्यू कितने हो गए, नेफ्यू मीन्स मेल जेंडर चाहिए मेरे को, A और D। देयर आर 2 नेफ्यूज ऑफ F, सो आंसर विल बी C ऑप्शन। Move to the next question. A, B, C and D are to be seated in a row, but C and D cannot be together. कहते हैं A, B, C और D को एक रो में बिठाना है, 4 seats are there, but C और D को इकट्ठे नहीं बिठाना, मतलब C के साथ D ना बैठे। Also B cannot be at third place, तो ये थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस पे B ना आए। अगर थर्ड प्लेस पे B नहीं आएगा तो
कहते बताओ कौन सा वाली जो ऑप्शन है वो फॉल्स है, कौन सी वाली ऑप्शन फॉल्स है। अगर हम देखें कि सी और डी को इकट्ठे नहीं बिठाना, तो बी ने यहाँ पे नहीं आना, बी यहाँ पे नहीं आना, तो इट मीन्स अगर मैं सी को यहाँ पे, ए को अगर मैं यहाँ पे रखूं और बी को, बी ने यहाँ पे नहीं आना तो बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, सी और डी यहाँ पे आ जाएंगे। इट मीन्स ए को यहाँ पे हम नहीं रख सकते। ओके, सो ए इज एट द फर्स्ट प्लेस। कहते हैं ए अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, ए फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। देखते हैं ए, जब मैंने ए को यहाँ पे रखा तो बी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो बी को मेरे को या तो यहाँ पे रखना पड़ेगा या तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अगर मैं बी को यहाँ पे रखूँ तब भी सी और डी इकट्ठे आते हैं, और अगर मैं बी को सेकंड पोजीशन पे रखती हूँ, अगर मैं बी को सेकंड पोजीशन पे रखती हूँ तब भी सी और डी इकट्ठे आते हैं, जबकि सी और डी इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ए फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। तो वो पहले वो कह रहे हैं कि बताओ कौन सी वाली ऑप्शन गलत है। तो ए पहली ऑप्शन गलत होगी कि ए फर्स्ट प्लेस पे आए। ए को मैं फर्स्ट प्लेस पे रख ही नहीं सकती, क्योंकि ए को फर्स्ट प्लेस में रखूं तो मेरी सारी जो कंडीशंस ऊपर गिवन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो ए फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ रहा। सो दिस इज फॉल्स। आगे देखते हैं अगली वाली ऑप्शंस को भी। ओके, ए इज एट द सेकंड प्लेस। अच्छा, अगर मैं ए को सेकंड प्लेस पे रख दूं तो क्या मेरी कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती हैं? मैं ए को सेकंड प्लेस पे रख के देखती हूँ। अगर मैं ए को सेकंड प्लेस पे रख दूं तो बी, अगर बी ने यहाँ पे नहीं ना आना, तो बी यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो सी और डी अलग आ जाएंगे। तो इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। ए फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, बट सेकंड प्लेस पे ए को एडजस्ट कर कर हम जो अरेंजमेंट है वो बना सकते हैं। सो ये फॉल्स नहीं है, ये करेक्ट है। उसके बाद ए इज एट द थर्ड प्लेस। अगर मैं ए को थर्ड प्लेस पे रखूं, अगर मैं ए को थर्ड प्लेस पे रखूं तो तब भी मेरी कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती है। मेरे को बी थर्ड प्लेस पे नहीं चाहिए, वो भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई, और सी और डी इकट्ठे ना आए तो सी और डी इकट्ठे नहीं आ रहे, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ए जो है वो थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं ए को फोर्थ पोजीशन पे रख दूं, अगर मैं ए को फोर्थ पोजीशन पे रख दूं तो बी को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो सी और डी फिर से इकट्ठे नहीं आएंगे। इट मीन्स ए जो है वो फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकता है। ए की सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पोजीशन बन सकती है, बट हम उसको ए को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते, उससे हमारी जो कंडीशंस गिवन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंडीशंस आर सेम कि सी और डी इकट्ठे ना बैठे और बी जो है वो थर्ड प्लेस पे ना आए। कहते हैं अगर ए और बी को मेरे को इकट्ठे बिठाना हो देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कैसे हम ए और बी को इकट्ठे बिठा सकते? बी ने यहाँ पे नहीं आना, तो बी ने यहाँ पे नहीं आना, और ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ए की फर्स्ट पोजीशन बन ही नहीं सकती। तो अगर मैं ए को यहाँ पे रख दूं, बी को यहाँ पे रख दूं, तो सी और डी फिर इकट्ठे नहीं आएंगे। देखते हैं ऑप्शंस, कौन सी वाली ऑप्शन ट्रू है। सी इज एट द फर्स्ट प्लेस, जरूरी नहीं है सी और डी में से कोई भी एट द फर्स्ट प्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि सी ही हो। डी इज एट द फर्स्ट प्लेस, इट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट कह रहे हैं सी इज नॉट एट द फर्स्ट प्लेस, सी फर्स्ट प्लेस पे आए ही ना, तो ये भी जरूरी नहीं, सी आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, तो हमने डेफिनेटली ट्रू वाली ऑप्शन ढूंढनी है। नेक्स्ट कह रहे हैं ए इज एट द थर्ड प्लेस, सो दिस इज द करेक्ट वन कि ए को मेरे को थर्ड प्लेस पे ही रखना पड़ेगा, तभी जो है हमारी ऊपर वाली गिवन कंडीशंस वो सेटिस्फाइड होंगी और तभी हमारा जो आंसर वो फाइंड आउट होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
The next question is, the needle of a compass is turned in such a way that the pointer which was showing south east, जो हमारा साउथ ईस्ट है, कहते हैं कंपास को ऐसे रोटेट किया गया है कि जो हमारा साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन थी वो क्या शो कर रही है कि वो अब वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर ये वेस्ट डायरेक्शन है तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, और ईस्ट के इमीडिएटली 90 डिग्री राइट पे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, फिर साउथ हो जाएगी, और 90 डिग्री लेफ्ट पे नॉर्थ हो जाएगी। कहते हैं ये डैमेज्ड कंपास के अकॉर्डिंग ए पर्सन वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ एज पर डैमेज्ड कंपास। ये डैमेज्ड कंपास है, इसके अकॉर्डिंग वो नॉर्थ में जा रहा है। तो नॉर्थ में जा रहा है तो वो कौन सी वाली डायरेक्शन होती है एक्चुअल में, जो नॉर्थ बन गई है अब, वो कौन सी वाली डायरेक्शन होती है, डेट इज इन साउथ वेस्ट। सो आंसर विल बी साउथ वेस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 और 4। तो कहते हैं कितने 5 हैं जो इमीडिएटली प्रिसीड मतलब पहले आना, और प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है बाद में आना। कितने 5 हैं जो बाद में आ रहे हैं 3 और 4 के, मतलब 3 और 4 के बाद में 5 आए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब जो 5 है वो पहले ना आए, किसके 5 पहले ना आए, 8 और 9 के। मतलब 5 से पहले 3 और 4 हो सकते हैं और 5 के बाद 8 और 9 में से कुछ ना हो। तो देखते हैं, ये 5 है, इससे पहले 3 आ रहा है, 3 तो मेरे को चाहिए बट बाद में 8 और 9 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो दिस इज नॉट वैलिड ऑप्शन। तो 5 से पहले यहाँ पे 3 और 4 नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। ठीक है, ये भी 5 एलिमिनेट हो गया, ये भी 5 एलिमिनेट हो गया। ये 5 आ रहा है, इससे पहले 4 आ गया, और बाद में मेरे को 8 और 9 में से कुछ नहीं चाहिए, तो ये 5 आ गया। तो दिस इज वैलिड ऑप्शन कि इससे पहले 5 से पहले जो है 3 और 4 में से कुछ आ रहा और बाद में 8 नहीं आ रहा। सिमिलरली ये 5 है, इससे पहले 3 तो आ रहा है बट बाद में 8 आ गया, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो 5 ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ये 5 है, इससे पहले 4 आ गया और 6 बाद में 6 आ गया। यस, मेरे को पहले 3 और 4 में से कुछ चाहिए और बाद में 8 और 9 में से कुछ नहीं चाहिए, तो ये वैलिड है कि इससे पहले 4 आ गया और बाद में 8 और 9 में से कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगले 5 पे मूव करते हैं। ये 3 आ गया, यस 3 और 4 में से कुछ चाहिए और बाद में 8 और 9 नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ओके, ये 5 है, इससे पहले 3 और 4 में से कुछ नहीं आ रहा। ये 5 है, इससे पहले 3 और 4 में से कुछ नहीं आ रहा, ये 5 एलिमिनेट हो गए। ये 5 है, इससे पहले 3 और 4 में से 4 आ गया और बाद में 8 और 9 नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। ये 5 है, इससे पहले 3 आ गया, बाद में 8 और 9 में से कुछ नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 विल बी योर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Bharti is 8 ranks ahead of Divya, who ranks 26th in the class of 42. Total students are 42, और who किसकी बात करें, दिव्या की। दिव्या क्या है, 26th in the class। 26th in the class मतलब क्लास में से 26 पोजीशन पे है, इट मीन्स दिव्या की पोजीशन हमें टॉप से गिवन है 26, और कह रहे भारती इज 8 रैंक अहेड, भारती उससे भी आगे है, तो भारती उससे अहेड है, तो भारती का रैंक हमें निकालने के लिए इसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज रैंकिंग में रिवर्स होता है। कोई पर्सन अगर मेरे से आगे है तो रैंक नंबर वाइज उसका छोटा होता है, तो 26 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18, मतलब भारती का टॉप से रैंक है 18, तो भारती का बॉटम से रैंक निकालना है। तो टोटल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल मेरे को गिवन है 42, टॉप से रैंक उसका है 18, बॉटम से निकालना है 42, इधर 1 लेके आएंगे -18, तो 43 में से 18 आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा 25, सो 25th रैंक विल बी द रैंक ऑफ भारती फ्रॉम द लास्ट। Move to the next question.
कह रहे हैं रिप्लेस क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा वाला ऑप्शन में से आएगा। तो हम देखते हैं पहले वाले जो कॉलम्स हैं उसमें क्या पैटर्न है। इसमें अगर हम देखें जैसे लाइक 29 इज द बिगेस्ट नंबर, इन सब में से बिगेस्ट नंबर आ रहा है 29। तो हो सकता है कि वो स्मॉल नंबर के मैथमेटिकल ऑपरेशन से बना हो। तो हम देखते हैं कैसे बन सकता है। अगर मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूं, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 21 आता है, और उसमें अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 29 बन जाता है। सिमिलरली 4 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है, और उसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 19 बन जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, कौन से नंबर को मैं इसमें ऐड करूंगी, फिर 6 प्लस करूंगी। तो 5 को अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 25 आएगा, और उसमें 6 ऐड कर दूंगी तो 31 बन जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 प्लस 6 दैट विल बी 31। So option number C will be your answer. Move to the next question. 29th February 2000 was a Tuesday. In this century up to the year 2100, how many times 29th February will fall on a Tuesday? कहते हैं कि 29th February 2000 को Tuesday था, और कहते 100 सालों में 2000 से हमने 2100 ईयर तक जाना है, और कहते कितनी बार 29th February को ट्यूसडे ही आएगा। इट मीन्स दे आर आस्किंग यू इन द इनडायरेक्ट वे कि कितनी बार 100 सालों में जो कैलेंडर है वो हमारा रिपीट करेगा। तो अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो दिस इज द लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर। तो लीप ईयर का एक शॉर्टकट होता है कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो नेक्स्ट कब रिपीट होता है। लीप ईयर का हर एक कैलेंडर वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। तो 2000 के बाद वो रिपीट करेगा 2028 में, उसके बाद वो रिपीट करेगा, फिर से ऐड कर दूं मैं 28 इसमें, तो वो रिपीट करेगा 2056 में। देन वो कब रिपीट करेगा, फिर से 28 ऐड कर दूं तो वो रिपीट करेगा 2084 में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं फिर से 28 ऐड करूं 84 में तो वो अबव ईयर आ जाएगा। हमने सिर्फ जाना है 2100 ईयर तक। तो अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ईयर आ जाता है 2112। तो मेरे को सिर्फ 2100 ईयर तक जाना है। तो उसमें कितनी बार जो है हमारा कैलेंडर रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राधा मूव्स टू आर्ट साउथ ईस्ट। राधा जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ गई, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, इस तरफ होती साउथ ईस्ट। तो वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 7 किलोमीटर। देन शी मूव टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ मूव किया उसने, इस तरफ, एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। फ्रॉम देयर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन रहती है, ये वाली डायरेक्शन रहती है। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो गई, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर। मतलब ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। इट मीन्स ये पॉइंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा। एंड फाइनली शी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। देन वो ईस्ट की तरफ चली, मतलब इस तरफ चली वो इस पॉइंट से, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो कितनी दूर है, तो ये जो बेस वाला डिस्टेंस था डेट वाज 14 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर उसने कवर किया है, तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा ऊपर, डेट विल बी 10 किलोमीटर। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, 10 किलोमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If in a certain code democratic is coded as 9.10, then how will you code agitation? तो डेमोक्रेटिक को कोड दिया गया 9.10। तो कैसे इसको कोड दिया गया है, इसको एक अल्फाबेट को नंबर की कोडिंग दी गई, और 9.10 इज द कोड। तो कैसे कोड कर सकते हैं, इनके प्लेसेस को देखते हैं। इनके प्लेसेस को अगर मैं ऐड करूं, this is the place of the every alphabet
तो इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आता है, 9, 9 प्लस 13, 22, 22 में 15 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 37, 37 प्लस 3 40, 40 50 60 60 70 70 और ये आ गया आपका 18 प्लस 3 70 में 21 ऐड करोगे तो ये टोटल आता है 91। तो 91 टोटल आ रहा है, तो ये दिया हुआ है 9.10, तो मतलब इसके आसपास इसी से बना है ये कोड। तो देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट्स आर देयर। तो कहना इसे कि 91 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं मेरा कोड बन जाएगा 9.1, तो उसको मैं 9.10 भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स इन सबको ऐड करके उसको उनके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन ए वर्ड से डिवाइड किया गया है। तो हम एजिटेशन को भी ऐसे ही करेंगे, इनके प्लेसेस को ऐड करेंगे, 9 और टी का प्लेस 20, ए का 1, टी का अगेन 20, फिर 9, फिर 15, देन 14। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 7 8, 8 और 9, 8 और 8 16, ये 9 8 और 8 16 होता है, फिर ये 9 है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 17, फिर ये 18, ठीक है 18, इसको ऐड करके 18 हो गया, 18 प्लस 20 प्लस 20 40, ठीक है तो ये कितना हो गया 58, 58 यहाँ तक 58, उसके बाद 58 में 9 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 67, 67 प्लस 15, ये आ गया 2 6 7 8, 82, 82 में 14 आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 96। अब ये जो 96 आया है, 96 को हम कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 96 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 6 है तो 0 ऊपर से और लेना पड़ेगा हमें कैरी, 54 ये 6, तो फिर से हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ गया 10.6, तो दिस विल बी योर आंसर जब हमने उसको 9 से डिवाइड किया। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sentence given below describes the relationship between the first two words. Use the same sentence to find out which of the following choices complete the same relation with the third word. So the first is optimistic. Optimist मतलब जो person positive होता है, तो जो person positive होता है तो he or she will always remain cheerful, ठीक है। तो optimist की quality है that is cheerful। और pessimist मतलब जो पर्सन नेगेटिव रहता है तो उसमें क्या एडजेक्टिव होता है, डेट इज ही ऑलवेज बी लाइक ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स वो हमेशा डल फेस करेगा, वो हमेशा नेगेटिव बोलेगा, ठीक है, और वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वाइब्स देगा। सो आंसर विल बी ग्लूमिंग। इसका आप मीनिंग लिख सकते हैं, ग्लूमी मीन्स looking depressive, depressing और डल। मतलब जो नेगेटिव पर्सन होगा वो हमेशा डिप्रेसिंग लुक देगा और डल लुक देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट दिस सीरीज 14 28 20 40 32 64। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 14 का डबल हो रहा है 28, 20 का डबल हो रहा है
40, 32 का डबल होकर आ जाता है 64। बट मेरे को आगे कोई नंबर चाहिए जिसका मैं डबल करके आगे लिख सकूं, बट दैट नंबर इज नॉट गिवन। इट मीन्स हमें कुछ और लिंक इसमें ढूंढना पड़ेगा, जैसे लाइक 14 से 28 पे आए 20 वो डबल करके, और 28 से हमें देखना पड़ेगा 20 पे कैसे जा रहे हैं, 28 से 20 पे कैसे जा रहे हैं माइनस करके, उसके बाद नेक्स्ट 20 से डबल हुए 40 पे, तो 40 से -8 करके हम 32 पे आ रहे हैं। फिर 32 का डबल हुआ 64, तो 64 में -8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या होगा 56 विल बी योर आंसर। So these were the important questions that were asked in the previous years in PSSB एग्जाम। ऐसी और सीरीज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं PSSB के एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।